मैं कमलेश शाह, स्लोटर हाउस इंस्पेक्शन कमेटी मेंबर, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंडरी, फिशरीज एंड डेयरीज के अंतर्गत आज ये जो एनिमल्स, लाइव एनिमल्स है, उसका ट्रांसपोर्टेशंस के जो रूल्स है और उसमें क्या क्या इलीगलिटीज़ होती हैं, क्या क्या वायोलेशंस हो रहा है और उसको जब वायोलेशंस होता है तो उसमें कैसे आइडेंटिफाई करना है वायोलेशन, उसके बारे में ब्रीफ में कुछ आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो पर्टिकुलरली केटल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होता है, केटल्स में बुल, बुलक्स, काऊ प्रोजेनी मीन्स काऊ फैमिली आते हैं और बफेलोज आते हैं केटल्स की डेफिनेशन में। अभी जब ये उसका ट्रांसपोर्टेशन इंटरस्टेट होता है, इंटरसिटी होता है या इंट्रासिटी होता है, तो उसमें सबके लिए कानून बने हुए हैं, बहुत प्रॉपर कानून बने हुए हैं। पहले तो एनिमल ट्रांसपोर्टेशन रूल्स 1978, एक प्रिवेंशन ऑफ क्रुअल्टी टू एनिमल एक्ट 2000, प्रिवेंशन ऑफ क्रुअल्टी टू एनिमल 1960 के अंतर्गत ये रूल्स है। ये पर्टिकुलर एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ क्रुअल्टी टू एनिमल्स 1960 और उसके अंदर डिफरेंट रूल्स बने हुए हैं। तो उसमें एक रूल है एनिमल ट्रांसपोर्टेशन 1978 रूल्स, और उसके अंतर्गत जब परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है वो स्पेसिफाइड है। और उसके लिए उसके जो एनिमल्स की जो भी ट्रांसपोर्ट के लिए लाए गए हैं, जिसको ट्रांसपोर्ट करना है, उसको वेटरनरी ट्रीटमेंट या वेटरनरी फिजिकल एग्जामाइन करना है, उसकी हेल्थ चेक करना है। उसकी हेल्थ चेक करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए फिट है कि नहीं है, वहाँ से शुरुआत होती है। दूसरा, उसका एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म फिलअप करना पड़ता है कि उसमें एक है कि जैसा कि पर्पस, कि आपका पर्पस क्या है ट्रांसपोर्टेशन का। कभी कोई ग्रेजिंग के लिए लेके जाते हैं, कभी कोई ब्रीडिंग के लिए लेके जाते हैं, कभी कोई स्लॉटरिंग के लिए भी लेके जाते हैं, और कभी जो हैं वो परचेस करते हैं मंडी में से, कैटल मार्केट्स में से, वो पशुपालक है वो लेके जाते हैं, फार्मर से वो लेके जाते हैं। तो बट जहाँ स्लॉटरिंग के लिए बात आती है तो वहाँ स्पेसिफिक कानून लागू पड़ता है, क्योंकि कई स्टेट्स में ये अलाउड नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ स्लॉटरिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट। जैसे कि महाराष्ट्र की मैं बात करूं, MAPA एक्ट है, महाराष्ट्र एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट, उसके अंतर्गत एनिमल्स जो काऊ प्रोजेनीज है उसको इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन करने की बैन है, रिस्ट्रिक्टेड है, नहीं कर सकते फॉर द पर्पस ऑफ स्लॉटरिंग। तो वैसे कई स्टेट में ये नियम है, गुजरात में भी है और भी कई स्टेट में है। और जब आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और उसकी जो आपके पास फॉर्मेलिटीज़ जो लेनी है, कि जैसा मैंने बताया कि आपको पर्पस बताना है, उसकी हेल्थ बताना है, उसके ऑफस्प्रिंग क्या है और उसकी एज क्या है। अगर उसके ऑफस्प्रिंग 6 मंथ्स के कम एज के हैं तो उसकी मदर से उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जो स्पीसीस है, सपोज कि बुल है, बुल और काउस को एक साथ में नहीं रख सकते हैं। वैसे ही बुल और बुलक्स के लिए भी हैं, और एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज नहीं, काऊ और बफेलोस को भी नहीं रख सकते हैं। तो मेल बफेलोस को हैं और मेल बफेलो को और फीमेल बफेलो को नहीं रख सकते हैं वैसे। तो वैसे जो उसके रूल्स है वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। वो एनिमल ट्रांसपोर्टेशन एक्ट 1978 में प्रॉपरली स्पेसिफाई किया गया है। और वो एक फॉर्म भरना है, वो फॉर्म बनेंगे उसके यहाँ जो भी, अगर विलेज है, नगर पंचायत है वहाँ, तो उसके सरपंच है, या डिस्ट्रिक्ट है तो कलेक्टर है, वेटरनरी डॉक्टर है, दोज ऑल आर द ऑथोराइज टू साइन दैट पर्टिकुलर पेपर। और उसके बाद आप कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्ट कितना करना है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि एक एक गाड़ी में 20, 25, 35 की संख्या में, मात्रा में काउस को या बुल्स को लेके जाते हैं। और जब गोट की बात करेंगे तो उसको डबल डेकर, ट्रिपल डेकर में 260, 300 तक लेके जाते हैं एक एक ट्रक में। तो ये क्रैम्प करके लेके जाते हैं उसको, जैसा इट इज़ लाइक ए
गनी बैग कि उसको डंप करना है, तो वो अलाउड नहीं है। उसके लिए उसके लिए जो बताया गया है कि एक एक एनिमल के लिए कितनी स्क्वायर मीटर स्पेस छोड़ना है, उसको जगह देना है। कि आप सपोज के काऊ है तो उसके लिए 6 ही कर सकते हैं एक ट्रक में परिवहन, जो नॉर्मल ट्रक आती है उसमें। तो वैसे हर एक एनिमल्स के लिए बताया गया। गोट्स है तो उसका भी एरिया है, वो एरिया को आप नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे तो यू मे गेट नंबर एट अराउंड 90 गोट्स। तो उसके ऊपर की संख्या में आप नहीं कर सकते हैं। अभी ये जो उसका सर्टिफिकेट या ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें मेन धोखाधड़ी होती है। क्या होती है कि ये जो ट्रांसपोर्ट के लिए निकलते हैं मेनली इलीगल तरीके से निकलते हैं, लेकिन उसको रास्ते में कोई चेक करे तो उसको बताने के लिए कुछ उसके पास रिसीट चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए। तो वो ट्रांसपोर्टेशन का आरटीओ का सर्टिफिकेट लेके आते हैं, आरटीओ का पेपर लेके आते हैं कि भाई ये हमारे पास परिवहन की परमिशन है। बट आरटीओ का परमिशन खाली ट्रक की, व्हीकल की फिटनेस के लिए है। वो जो रिसीट देते हैं आपको, वो जो पेपर देते हैं, इट इज़ ओनली फॉर द फिटनेस ऑफ द व्हीकल फॉर कैरिंग द एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। वो ये नहीं देते हैं कि ये एनिमल अंदर फिट है कि नहीं है। वो जब वेटरनरी डॉक्टर उसको एग्जामाइन करते हैं, उसके बाद में वो लोग जो सर्टिफिकेट देते हैं विच इज साइंड बाय द आइदर सरपंच है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या कलेक्टर है, वेटरनरी ऑफिसर है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड वेटरनरी ऑफिसर, तब वो डॉक्यूमेंट लेके निकल सकते हैं। जब भी रास्ते में आप गाड़ी इंटरसेप्ट करते हैं तो ट्रक वाले ड्राइवर आपको पेपर दिखाते हैं, देखो हमारे पास आरटीओ का रिसीट है। आरटीओ का रिसीट इसके लिए बिल्कुल गैरकानूनी है, एप्लीकेबल नहीं है। एनिमल्स लेके जा रहे हैं आप तो एनिमल्स की फिटनेस का सर्टिफिकेट चाहिए, जिसमें पर्पस भी बताया गया है और उसमें कितने एनिमल्स हैं, क्या एज के हैं, उसकी हेल्थ क्या है, वो सब स्पेसिफाई किया है। तो वो एक ज़रूर चेक करना है। वो रूल्स एक बार आप पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने वापस एक बार रिपीट करता हूँ, एनिमल ट्रांसपोर्टेशन रूल्स 1978। दूसरा, उसके बाद में जब देखा गया कि ये काउ लंचिंग होता था, जो ट्रैफिकिंग, इलीगल ट्रैफिकिंग बहुत बढ़ गया, और उसके बाद तो क्या है, वो ये जो एक्टिविस्ट है उसका भी लंचिंग होता था और काफ़ी क्राइम बढ़ गए। तो उसको कर्व करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने और एक रूल्स लाए, और वो है CMV 125E, सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 125E। वो जो एक्ट है वो काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव है। जो भी शॉर्टफॉल, कमियाँ, लेक्यूनास ट्रांसपोर्टेशन रूल्स 1978 में रह गई है, वो इसमें पूरा कवर किया हुआ है। और अगर उसका पालन होता है, अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसको फॉलो करते हैं, तो एक भी एनिमल को इलीगली ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता है। जो इलीगली स्लॉटर हाउस का जो स्टॉक प्रोवाइड होता है उसको, वो बिल्कुल बंद हो जा सकता है। खाली ये रूल्स का पालन होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि पूरे देश में आज ये रूल्स का ग्रॉस वायलेशन हो रहा है, रैम्पेंट वायलेशन है, टोटल वायलेशन है। क्योंकि उसमें एक IS इंडियन स्टैंडर्ड बताया गया है कि IS के हिसाब से वो व्हीकल होना चाहिए, ट्रक होना चाहिए। तो उसमें पार्टीशन होना चाहिए, बताया है कि ये पार्टीशन चाहिए, रैंप चाहिए। पशु को ऊपर चढ़ाने के लिए आप डंप नहीं कर सकते हैं, फेंक नहीं सकते हैं, उसके लिए प्रॉपर रैंप चाहिए उसको चढ़ाने उतरने के लिए। वो एनिमल्स को एक पार्टीशन चाहिए कि एक पार्टीशन में एक ही एनिमल रह सकते हैं। उसके ऊपर एनिमल ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल वैसा पूरा एक लेबल लगाना चाहिए। और वो जो ट्रक है वो उसके लिए स्पेशल परमिट मिलती है उसको। जो नॉर्मल गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की जो परमिट है वो परमिट चलती नहीं है, दे नीड द स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन का परमिट। और उसमें CMV 125 में बताया गया है रूल्स कि कौन सा IS स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। 14097 IS स्टैंडर्ड है।
तो वो स्टैंडर्ड में पूरा डिस्क्राइब किया है कि उसके पहले उसको क्या खिलाना चाहिए, कितना पानी पिलाना चाहिए, कितना टाइम उसको रेस्ट चाहिए, एक जर्नी कितना टाइम आप कंटिन्यू रख सकते हैं, उसके बाद में रेस्ट देना है, उसके बाद में उसको फॉडर वगैरह फीड करना है। तो वो सब प्रोविज़न उसमें है। और ट्रक को जो है वो स्पेशल लाइसेंस लेना है और पार्टीशन वगैरह बना है। आज तक मेरे ध्यान में जब तक है, अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, कोई भी ट्रक शायद ऐसा कॉमर्शियल बेस पे बना नहीं है। दो द रूल्स इज इन प्लेस और सेंट्रल रूल्स है, दैट इज ऑल्सो अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल 1960 एक्ट, उसके अंदर है, फिर भी आज तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। और जब उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा वो रूल्स का, तो अगेन आई रिपीट कि एक भी एनिमल इलीगली ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकेगा और इकोनॉमिकली वायबल ही नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें जो स्पेस है वो प्री डिटरमिन्ड है कि आपको इतना स्पेस एक एक एनिमल को प्रोवाइड करना है। अभी ये एफर्ट क्यों होता है कि जहाँ 6 एनिमल्स की प्रोविज़न है वहाँ 16 लेके जाते हैं, 26 लेके जाते हैं, तो इकोनॉमी वायबल होता है। जब उसकी जगह पे आपको 6 ही लेके जाना पड़ेगा तो कैसा वायबिलिटी होता है। जब 90 गोट्स है या शीप्स है, उसकी जगह पे 260, 250, 300 लेके जाते हैं, इसके लिए आपको परवड़ता है, तो वो परवड़ेगा ही नहीं। तो ये रूल्स को प्रॉपरली चेक करना है। और जब भी आप व्हीकल को इंटरसेप्ट करो, चेक कीजिए उसके पास कौन सा ट्रांसपोर्टेशन का सर्टिफिकेट है। आरटीओ का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, नहीं चलता है। उसके पास ये वेटरनरी डॉक्टर का फिजिकल फिटनेस का एग्जामिन किया हुआ वगैरह सर्टिफिकेट चाहिए। और दूसरा, वो ट्रक में वो प्रोविज़न है, उसने पार्टीशन बनाए हुए हैं, उसने स्पेशल लाइसेंस लिया हुआ है, स्पेशल परमिट, स्पेशल परमिट चाहिए, वो स्पेशल परमिट लिया हुआ है, वो इंश्योर करना है। अगर नहीं किया है तो दैट इज़ द वायलेशन एंड दैट ट्रक हैज़ टू बी, इफ इट इज़ अ रिपीटेड ऑफेंडर तो इट शुड बी कॉन्फिस्केटेड। अगर रिपीटेड ऑफेंडर नहीं है तो उसके ऊपर कोर्ट में केस होगा और जो भी रूल्स एप्लीकेबल होते हैं वो सेक्शन लगा के उसके ऊपर कार्यवाही होती है और अप्रोप्रिएट पनिशमेंट होता है। लेकिन ये ज़रूर करना है, CMV 125E को आप ऑलवेज इंश्योर करना है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 125E। अभी ये ट्रांसपोर्टेशन में से नेक्स्ट फेज में आते हैं। जब आप कोई व्हीकल को, आपको लगता है कि कोई व्हीकल इलीगल तरीके से ट्रैफिकिंग कर रहा है, एनिमल्स को लेके जा रहा है, और उसका जो मोटिव है वो मोटिव शायद स्लॉटरिंग का होगा, तभी भी वो ऐसे ही लेके जाएगा। जो ओनर है वो अपने पशु को संभाल के लेके जाएगा, क्योंकि वो तो उसकी एसेट है, और वो एकदम प्रॉपरली उसको लेके जाएगा, क्रैम्प नहीं करेगा उसको, और उसको पूरा प्रॉपरली उसके लिए फॉडर वगैरह की, वाटर की वगैरह की भी अरेंजमेंट रहेगी। वो उसके पास बेसिक एम्यूनिटीज़ होना ज़रूरी है। लेकिन जो बूचर है उसको तो क्या है, एनीवे 200-400-500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर की जर्नी के बाद उसको किल ही करना है, तो वो तो मैक्सिमम प्रॉफिट देने का, उसका एक्सप्लॉइट कर करके जितना भी प्रॉफिट मिल सके वही उसका मोटिव है अल्टीमेटली। तो वो लोग इलीगली, इनडिस्क्रिमिनेटली ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ट्रैफिकिंग करते हैं। तो जब आप ट्रैफिकिंग करते हैं, ट्रैफिकिंग वाले को इंटरसेप्ट करते हैं, तब एक बात वो भी ध्यान में रखना है कि आपने ट्रक को रोका। आपने ट्रक को रोकने के बाद प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स के जो सेक्शंस लगते हैं वो भी लगा सकते हैं, इलीगल ट्रांसपोर्टेशन के लगा सकते हैं। उसके बाद में उसके ऊपर जब वो गौशाला में लेके जाना है, उसको रखना कहाँ है, उसकी कस्टडी जो है वो कस्टडी ओनर को नहीं देनी है, बिकॉज ओनर का तो एज सच जब मोटिव ही उसको किल करने का था और इसके लिए विथ क्रूअल्टी उसको लेके जा रहा था, और ग्रेव क्रूअलिटी, रैम्पेंट, और उसके और वो उसके कभी कभी तो उसके आँख में ये रेड चिली लगाते हैं, कभी कभी ये कैल्शियम पाउडर डालते हैं जेंटल्स में, और ऐसी क्रूअलिटी से उसको लेके जाते हैं ताकि वो एनिमल्स कुछ प्रोटेस्ट नहीं कर सके।
वो एनिमल ऐसे बेहोश जैसे होके उधर ही बैठे रहें या उधर ही खड़े रहें, और उसके लिए उसको इंजेक्शन भी दिया जाता है बेहोश करने का, वो भी दिया जाता है। हमने अभी देखा था बीच में बीडर में कि उसको वो इतने क्रुअलिटी से लेके जा रहे थे कि वो स्क्रीम करते हैं तो आवाज़ आती है, रात को 2 बजे 3 बजे लेके जाते हैं। हमने बीच में बीडर में कर्नाटका में देखा था केस में, तो वहाँ उसका जो माउथ है उसके लिप्स को स्टिच कर देते हैं, उसके लिप्स को स्टिच कर देते हैं ताकि वो चिल्ला नहीं सके, स्क्रीमिंग नहीं कर सके। इतनी क्रुअलिटी लेके जाते हैं। तो आप जब पहले लेके जाते हैं तो पुलिस को आप बुला सकते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। पहले तो जैसा आपको पता चला कि ये जा रहा है तो बेटर है कि पुलिस को इन्फॉर्म करना और बताना कि आप उसको रोको। कोई भी किसको, कोई भी एक्टिविस्ट को, कोई भी वॉलंटियर को, कोई भी एनजीओ को कानून हाथ में नहीं लेना है। जो भी करना है वो कानून के दायरे में रह के करना है। और कानून इतने अच्छे हैं, कॉम्प्रहेंसिव है कि आप अगर कानून का पालन करने का आग्रह रखेंगे, आप इंसिस्ट करेंगे कि वायोलेशन नहीं होए रूल्स का, एक्ट्स का, तो वो डेफिनेटली एनिमल्स बच ही जाएंगे, क्योंकि कानून ही ऐसा है। आपको कोई इलीगैलिटीज़ या वायोलेशन करने का या वायलेंस करने का कोई ज़रूरत नहीं है, मारामारी करने का, गाली गलौज करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। खाली आपको लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है पुलिस वगैरह का, उसका सपोर्ट चाहिए। वो भी अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे केसेस में नहीं मिलता है, वो पता है ग्राउंड रियलिटी हमको भी, लेकिन वो इंश्योर करना चाहिए मिलेगा। और नहीं मिला तो उसकी कंप्लेंट भी हो सकती है, और वो कंप्लेंट आप उसके ऊपर डीजी लेवल तक कर सकते हैं, होम मिनिस्ट्री तक कर सकते हैं, चीफ मिनिस्टर तक कर सकते हैं। तो उसको देखना है, इंश्योर करना है कि वो पुलिस स्टेशन या पुलिस थाना या जो पीआईए विल फॉलो द रूल्स, और आपको जो आप कानूनी तरीके से रोकना चाहते हैं उसको जेन्युइन सपोर्ट करे। अभी जब आप इंटरसेप्ट करते हैं तो एक रूल है कि आप उसको कस्टडी इसको नहीं दे सकते हैं ओनर को, क्योंकि ओनर का मोटिव उसको किल करना था, और वो भी इलीगल तरीके से। उसका जब तक केस चलता है, केस प्रॉपर्टी है वो, इट्स कॉल्ड केस प्रॉपर्टी। तो केस प्रॉपर्टी गौशाला में रखी जाती है, और वो भी गौशाला में कि जिसका रिकॉर्ड अच्छा है। काफ़ी गौशाला ऐसी रहती है कि वो बैकडोर से वापस वो रिसाइकल हो जाते हैं एनिमल्स, तो वो भी देखना है। और जो भी प्रोमिनेंट है, अच्छी है, जिसका रिकॉर्ड अच्छा है और बहुत दूर नहीं है, नज़दीक में है, वैसी गौशाला में आप उसको पहले एक बार तो रख देना चाहिए, उसको रिस्टोर करना चाहिए, रिहेबिलिट करना चाहिए। वहाँ उसको वेटरनरी ट्रीटमेंट है, उसको फोडर है, वाटर है वगैरह प्रोवाइड करना चाहिए। और वहाँ आप जो लेके जाते हैं जब एनिमल्स को आपके साइट के ऊपर से गौशाला में, तो भी पुलिस प्रोटेक्शन वगैरह लेना है, पुलिस को साथ में रख के ही करना है। कोई भी काम विदाउट लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी नहीं करना है। तो आप उसको लेके जाएंगे, गौशाला में रखेंगे। नाउ इट इज़ ए केस प्रॉपर्टी। तो अब जब आप केस करेंगे, केस चलाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको अब दे रहा हूँ वो, और हम लोग इसका मैक्सिमम यूज़ करते हैं इन फेवर ऑफ गौशालास एंड इन फेवर ऑफ एनिमल्स। कि जैसे और रूल्स लगते हैं पीसीए वगैरह के, प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स, एनिमल ट्रांसपोर्टेशन, इसमें और एक एक्ट आता है, इन्वोक होता है, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ केस प्रॉपर्टीज़, उसको बोलते हैं केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ केस प्रॉपर्टीज़। वो आया था 2017 में। उसमें आपको क्या देखना है कि जब तक एनिमल्स गौशाला में है, पिंजरापोल में है, तब तक वो एनिमल्स का पर डे, अगर वो कैटल वगैरह हैं तो 200 रुपीज़, वो बूचर जो लेके जा रहा था, जो ओनर है, जिसके कस्टडी में वो एनिमल है, उसको वो टाइम पे ओनर माना जाएगा। रियल ओनर कोई भी होगा, जिसकी कस्टडी में एनिमल वो टाइम पे है, ही इज़ द ओनर। तो ओनर को 200 रुपीज़ पर डे, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने ऐसा तय किया है कि हर एक स्टेट अपना अपना रूल्स बना सकते हैं कि कितना देना, लोकल सिचुएशन को देख के। लेकिन अगर रूल्स नहीं बनाए हैं तो 200 रुपीज़ पर डे, और स्मॉल एनिमल है उसके लिए 100 रुपीज़ है, गोट्स वगैरह के लिए।
तो पर डे का हिसाब से आपको मेंटेनेंस क्लेम करना है। आपको 200 रुपीज़ का मेंटेनेंस क्लेम करना है। आपको उसको वेटरनरी चेक कराना है। डॉक्टर्स देखेंगे उसकी फिजिकल फिटनेस क्या है, क्योंकि बहुत क्रूल्टी से आए हुए हैं, लंबी जर्नी करके आए हुए हैं, एग्जॉस्टेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो हो सकता है कि कोई अनफॉर्चुनेटली मर भी जा सकता है, डेथ भी हो सकती है। तो आपके ऊपर नहीं आवे कि आपकी कस्टडी में उसकी डेथ हो गई, आपने उसकी केयर नहीं की। वो बुचर वो भी इश्यू लेके आते हैं कि देखिए ये पिंजरा पोल वाले ने केयर नहीं किया, या एक्टिविस्ट ने या वॉलंटियर्स जो लेके गए थे कस्टडी में उसने केयर नहीं किया, हमारा पशु मर गया, और वो उल्टा क्लेम करते हैं। तो उसका वेटरनरी चेक कराना है। वेटरनरी चेक करके वेटरनरी उसका रिपोर्ट बनेगा प्रॉपरली एनिमल्स का, उसको टैगिंग होता है उसी टाइम पे, एनिमल को उसी टाइम पे टैगिंग होता है, उसका पंचनामा वगैरह होएगा, और एनिमल को रखना है। कब तक रखना है? जब तक ये केस चलता रहे। और उसको पहले जो ओनर है उसको 200 रुपीज़ का हिसाब से पैसा कोर्ट में जमा करना है। अभी अगर उसके पास पैसा नहीं है तो क्या करे, क्योंकि आपके पास 10 एनिमल है तो रोज़ का 2000 रुपया हो गया, गैस तो चलता रहेगा, तो क्या करे? तो उसका जो व्हीकल है वो व्हीकल वो प्लेज करेगा, लियन में रखेगा, उसके अगेंस्ट में पैसा देगा। लेकिन जब आपका जो खर्चा है उसकी 75% आप वैल्यू उसने डिपॉजिट किए, जो उसकी 75% वैल्यू अगर यूज़ हो गई और बाकी बैलेंस 25% ही रह गया, तो आप उसको बोलना चाहिए कि आप टॉपअप करो, पूरा लेके आओ। तो वो पैसा कंटिन्यूसली भरना चाहिए जब तक केस चलता है तब तक, क्योंकि गौशाला तो उसको कस्टडी रखा है, उसने संभाला है, माल तो दूसरे का है। अगर कल केस उसकी फेवर में आएगा, ओनर की फेवर में, तो उसको लेके जाएगा। तो गौशाला क्यों फ्री में खिलावे? गौशाला कैसे केयर कर सकती है? कर ही नहीं सकती। गौशाला तो इवन उसकी इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगी अगर ऐसे केयर करेगी। तो उसका काम क्या है कि उसके उधर जो बीमार वृद्ध एनिमल्स आए हैं या स्ट्रे है, अनप्रोडक्टिव है, उसको रखना, उसको संभालना है। बाकी अगर ये कस्टडी के एनिमल्स आते रहेंगे तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये अरेंजमेंट किया हुआ है कि, और लीगल है, लेजिटिमेटेड है कि आपको 200 रुपीज़ देना है। खाली हमारा प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल, ये पता नहीं है उसको कैसा होता है, ये केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ केस प्रॉपर्टी रूल्स इन्वोक होता है, पता ही नहीं है। हमारा फोकसिंग क्या रहता है? एनिमल्स को व्हीकल को इंटरसेप्ट किया, एनिमल को उतारा, कस्टडी लिया, कस्टडी लेके गौशाला में रखवा दिया, बस हो गया, अपना काम हो गया पूरा। वो एडवोकेट है, वो एडवोकेट केस लड़ते रहेंगे, लेकिन आपको एडवोकेट को बताना है कि सर ये भी आप इन्वोक कीजिए, तभी होगा। तो ये एक बहुत ज़रूरी है, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ केस प्रॉपर्टीज़। इससे जो इलीगल काम करने वाले हैं, जो रूल्स को जो ट्विस्ट करते हैं, वायलेट करते हैं, उसकी, और दूसरे की जो बूचर्स है, जो इलीगल तरीके से बूचरिंग करना चाहते हैं, जिसके एनिमल्स भी चोरी के हैं, वैसे लोग का इकोनॉमी है वो ख़त्म हो जाएगा। उसका ये जो बैकबोन है ना, वही टूट जाएगा, क्योंकि उसका माल तो फ्री में है, चोरी कर लेके आते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल, या कोई मंडी में से उठा के लाते हैं, एकदम जो पशु बिकते नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं है, वो ले लेते हैं। तो आपको ये खास ख्याल रखना है कि उसको पास लेना है। एक विश्व हिंदू परिषद की एक गौशाला है आनगांव में, महाराष्ट्र में, उसमें एक कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, मैं अप्रोक्सीमेट अमाउंट बता रहा हूँ कि बूचर को ये केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ केस प्रॉपर्टी में 1,64 लाख रुपीज़ भरने का दिया था। 1,64 लाख रुपीज़, वो इतना टाइम तक केस चला। अभी आप सोचिए, कौन उसको पशु की कस्टडी लेने को ही नहीं आते हैं, भाग जाते हैं, लेकिन उसका व्हीकल रहता है तब तक, पुलिस स्टेशन में रहेगा, व्हीकल सड़ेगा, इट विल बी रॉटेड। फ्रेंड्स, और आपको शायद ताजुब होगा कि ये जो पूरी प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस हर एक केस में सेम है। आपको ऐसा नहीं है कि हर एक केस में अलग अलग सेक्शन लगाना है, अलग अलग तरीके से जाना है, क्योंकि ट्रैफिकिंग का भी मोडालिटी सेम है और उसके ऊपर सेक्शंस लगते हैं वो भी सेम है। तो एक बार आपके पास आ गया वो इंफॉर्मेशन, तो आप एवरी टाइम यूज़ कर सकते हैं।
हमने उसके लिए एक पूरा कंपाइलेशन बनाया हुआ है। देखिए हमारा जो केसेस है ना, वो कम से कम वीक में कम से कम एवरी मंथ 40 केसेस होता है ऐसे ऑल ओवर इंडिया बेस पे। और उसमें जो सक्सेस रेट है वो अबोव 99%, 99% प्लस सक्सेस रेट। उसमें कन्विक्शन होता है, एक्यूज को कन्विक्शन होता है, उसको पैसा भी देना पड़ता है गौशाला को, और ये पैसा अगर गौशाला को मिलेगा तो गौशाला सस्टेनेबल होगा, गौशाला के ऊपर बर्डन नहीं आएगा। 200 रुपीज़ एक गौशाला को पर एनिमल मिल गया पर डे का, तो गौशाला को कितना रिलीफ लगेगा। गौशाला वो पशु को भी अच्छी तरह से रखेंगे और रखने को तैयार भी हो जाएंगे और रिसाइकलिंग वगैरह भी नहीं करेंगे, ये तो उसके ऊपर इकोनॉमी बर्डन हो जाता है। तो ये भी एक बात है कि ये जो प्रावधान है ये केस प्रॉपर्टी रूल्स का, वो इकोनॉमी को, गौशाला की इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए, और उसको एक ऐसा है कि उसको गौशाला को प्रिपेयर्ड हो जावे रखने के लिए, इसके लिए कि उसको प्रमोट करने के लिए, तो इसका यूज़ करना चाहिए। और एक बार आपके पास वो पर्टिकुलर एक्ट्स का सेट आपके पास आ गया, जो हम आपको अभी ये वीडियो का एंड में बताएंगे कि आपको कहाँ से मिल सकता है, तो आप अगर उधर ईमेल करेंगे तो आपको ईमेल के जरिए मिल जाएगा, आपको पूरा डिटेल्स भेज देंगे। उसका सेट है वो भी आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। और उसमें अलग अलग हाई कोर्ट्स के रूलिंग्स है, सुप्रीम कोर्ट्स के भी है, और अलग अलग टाइप के हैं, और दूसरे की अलग अलग स्टेट से, त्रिपुरा से भी है, झारखंड से भी है, उड़ीसा से भी है, आसाम से भी है, गुजरात से भी है, महाराष्ट्र से भी है, मध्य प्रदेश से। तो आपको लगेगा कि अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में एक बात कॉमन है कि पशु की कस्टडी गौशाला को देनी है। दूसरी बात यह है कि वो पशु को ऊपर इम्पोज करना है केस प्रॉपर्टी रूल्स, और उसको आपको पैसा मिलेगा केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ केस प्रॉपर्टी रूल्स में। तो वो कॉमन है, सिचुएशन चाहे कोई भी हो, ये कॉमन है। और दूसरा कि वो उसमें इतने अच्छे जजमेंट्स रखे हुए हैं कि वो इवन आप सबमिट करेंगे कोर्ट में तो ऑनरेबल जस्टिस भी वो देख के उसको पता चल जाएगा कि ये मैटर ऐसी है, और उसमें काफ़ी सारे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, अलग अलग स्टेट के हाई कोर्ट्स ने दिए हुए हैं। तो दे विल नॉर्मली 99% दे विल फॉलो दिस। तो आपका केस कभी भी फेल नहीं जाएगा। हमारा जो सक्सेस रेशियो है वो 99% प्लस है, आई एम टेलिंग यू। और मंथ में अप्रोक्सीमेटली 40 जितने केसेस ये इलीगल ट्रैफिकिंग के, बीफ ट्रैफिकिंग के, फ्लैश ट्रैफिकिंग के होते हैं, और ऑल ओवर इंडिया फिर भी फेवरेबल जजमेंट मिलते हैं। तो वो आपको भी वो एक इंस्पायर्ड होके, ये आपको भी देखना है कि इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, स्मूथ प्रोसेस है। एक बार खाली अपने पास आत्मसात हो जानी चाहिए, एक बार अगर बैठ गया तो वो यू कैन यूज़ एनीवेयर। तो भी एक खास ख्याल रखना है। और मैंने जैसा बताया कि 1,64 लाख रुपीस गौशाला को मिला, वो तो एक केस है। ऐसे हर एक केस में गौशाला को पैसा मिलता है, बूचर से मिलता है। वो बूचर दूसरी बार हिम्मत नहीं करेगा कैरी करने का, वो धंधा भी छोड़ देगा। वो ट्रक वाला भी ट्रक नहीं देगा, उसकी ट्रक उधर पुलिस स्टेशन के बाहर अगर वो सड़ रही है तो ट्रक वाला, ट्रक का ओनर भी ट्रक नहीं देगा ट्रैफिकिंग के लिए इलीगली। तो वो दिस इज़ ए होलिस्टिक अप्रोच। ये एक होलिस्टिक अप्रोच लेना है कि इकोनॉमी है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और वेलफेयर भी है। सब एक्सपेक्ट को साथ में लेके काम करना है। थैंक यू।